जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों, ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। तो भाई मेरे, आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको लास्ट में पता चलेगा कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही कर पाए हो। जिसमें कि आपका पहला नंबर सवाल है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज। यहाँ पे आपको पानी का बताना है, तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, यानी कि द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट इज। तो आप पढ़े हो कि फैराड पर मीटर जो है ये एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है भैया सी बराबर क्या होता है। भैया सी बराबर हमने पढ़ा कि एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी, ये वाला पढ़े हो ना, एकदम सिंपल सा, आप आसानी से निकाल पाओगे मेरे भाई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता के चलना। प्रश्न ये है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। यहाँ पे बताएंगे द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो ई बराबर हमने पढ़ा है कि एफ अपॉन क्यू होता है, तो यहाँ पे फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, चार्ज का कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम जो है ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे आप लोग। ये प्रश्न है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, कौन सा हो जाएगा? फाई बराबर हमने पढ़ा है कि ई इंटू ए होता है। ई क्या होता है? विद्युत क्षेत्र है, जिसका मात्रक मैंने न्यूटन प्रति कूलम बताया। तो यहाँ पे लिखोगे न्यूटन प्रति कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति कूलम इसका यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका मात्रक। लेकिन ई का दूसरा भी मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर गुना में ये एरिया का मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर को उड़ा दो तो बचेगा वोल्ट इंटू मीटर, तो ये भी मात्रक इसी का है। तो दोनों मात्रक याद रखेंगे, वोल्ट इंटू मीटर अभी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न आ चुका है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा। तो रेखीय घनत्व है, आसानी से आप बताओगे भैया, इसे हम लेमडा द्वारा दर्शाते हैं। लेमडा बराबर क्यू बाई एल होता है, चार्ज का कूलम और लंबाई का मीटर, तो कूलम बटा में मीटर हो जाएगा। 5 का ए करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे। बच्चा पार्टी डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है, तो ध्यान रखिएगा, दोनों क्लास को ज्वाइन कीजिएगा और क्लास को ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब रहेगा, तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो इसलिए सभी साथी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कर लीजिएगा। ओके मेरे भाई, चलो, क्योंकि लाइक रहता है तो पढ़ाने में और भी मजा आ जाता है। देखो यहाँ पे है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, किसकी? तो क्षेत्र के शक्ति की, दिशा की, आवेश के प्रकृति की, तो इन सभी की जानकारी हमें प्राप्त होती है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा 7 नंबर सवाल को देखते हैं। पूरे 70 ऑब्जेक्टिव तक जितने साथी बने रहेंगे वो लास्ट में बताएंगे कितना सही हुआ। चलो देखो यहाँ पे कूलम्ब बल कैसा बल है, तो कूलम्ब बल आप बताओगे केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है, तो ए और बी दोनों करेक्ट होगा। ए और बी दोनों याद रखिएगा भैया। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला बताइए। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि विद्युत विभव बराबर क्या होता है। विद्युत विभव यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या बताओगे? V बराबर W अपॉन क्यू। तो देख लो यहाँ पे V बराबर W अपॉन क्यू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो कार्य का जूल, चार्ज का कूलम, तो इसका मात्रक जूल प्रति कूलम भी याद रख सकते हो जरूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है, ये तो याद रखना क्योंकि पूछा गया प्रश्न है। चलो
9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है भैया, और पूछ रहा है कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर पूछा है भाई मेरे, बता तो दो क्या हो जाएगा 9 नंबर सवाल का जवाब। आपने बताया विद्युत क्षेत्र शून्य होगा भैया, विभव कभी शून्य नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा। तो धारिता का मात्रक आपने पढ़ा है भाई, फैराड होता है, और हमने तो ये भी बताया C बराबर Q अपॉन V होता है। तो चार्ज का यहाँ पे कूलम बताओगे और विद्युत विभव का वोल्ट बताओगे, और अगर धारिता का मात्रक भैया ने फैराड बताया है तो 1 फैराड बराबर 1 कूलम प्रति वोल्ट हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आया हुआ प्रश्न है भाई, और यहाँ पे ये फैराड याद रखिएगा। ओके चलो 11 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। प्रश्न यहाँ पे है, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो विभवांतर होता है। 11 का सी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल का जवाब बता दो फिर। 12 नंबर सवाल है, यदि कोई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन में उच्चतम धारा प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। किस क्रम में जोड़ना चाहिए मेरे भाई बताएंगे। 12 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया भैया, उन्हें जो है यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल का जवाब बता दो। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो यहाँ पे संधारित्र की धारिता सीधे रूप से बढ़ जाएगी। 13 का आप लोग ए रखेंगे याद। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल आ चुका है, यदि किसी पदार्थ का पराविद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है। भैया कौन सा पदार्थ है, किसी भी पदार्थ का पराविद्युत स्थिरांक या फिर नियतांक जो है ये हमेशा 1 से अधिक होता है। जैसे मैं कहूं वायु का, तो वायु का भी 1.00059 होता है, 1 से अधिक होता है। इस तरह मैं कहूं कि निर्वात का कितना होता है, तो निर्वात का भी 1 होता है। इस तरह मैं कहूं कि पानी का कितना होता है, तो 80 होता है। अगर मैं बताऊं बेंजीन का कितना होता है, तो बेंजीन का 2.3 होता है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि 1 से अधिक होता है। तो देखो यहां पे 1 से अधिक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला ये प्रश्न है कि पराविद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है। पराविद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। 15 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा आप लोग। प्रश्न यहाँ पे है, और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है, जितने भी साथी हमसे जुड़ के पढ़ना चाहते हो, हमारे द्वारा तैयार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स अभी तक नहीं लिए हो तो जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई वो गारंटेड नोट्स है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स दिया जाएगा, यानी कि आपको ज्यादा उसमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ के आप अच्छे नंबर लाओगे, ये हमारी गारंटी है। तो आप इसे परचेज कर लीजिएगा। इसका चार्ज मात्र 199 है, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग सभी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो कॉल या मैसेज कर सकते हो 7070 82 1685 नंबर पे। और एक बात आपके लिए ये है मेरे भाई, यहाँ पे मैं अच्छे से नंबर लिख दूं 1685। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको हमारे तरफ से हिंदी और इंग्लिश का नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा इसी के साथ में। तो आप इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा कि भैया हमें 199 वाला नोट्स परचेज करने हैं, आपको ये जस्ट मिल जाएगा। ओके चलो आओ प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या बताओगे, तो आप बताओगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। P बराबर Q गुना में L होता है। तो यहाँ पे चार्ज का कूलम, लंबाई का मीटर, तो इसका मात्रक कूलम इंटू मीटर भी हो जाता है। तो ये बात भी आपको याद रख के चलना है। आइए 17 नंबर सवाल को देखते हैं। 1 ओम बराबर क्या होता है, तो R बराबर आपने क्या पढ़ा है, R बराबर V बाई आई। तो R मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो ओम बराबर आप 1 ओम बराबर कहोगे, इसी को लिख दो ना 1 वोल्ट, और इसको ऊपर कर दो तो धारा का मात्रक एम्पियर। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भैया क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला नंबर सवाल को देखते हैं कि किरचॉफ का बिंदु नियम। देखो किरचॉफ का बिंदु नियम यानी कि आप कहोगे पहला नियम, और पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे कभी कभी संरक्षणता लिखता रहता है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला बताएंगे। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे, देखो कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में नारंगी रंग का मान क्या हो जाएगा। 19 नंबर सवाल का जवाब आपने क्या बताया, जल्दी से आप लोग बता के चलो मेरे भाई। बहुत अच्छे आपने बताया। ये मेरे भाई यहाँ पे मैंने ट्रिक बताया था, बीबी रॉय जीवी। तो आप कहोगे 0 1 2 3 4 5 और 6 किसके लिए पूछा, नारंगी। नारंगी मतलब क्या होगा मेरे भैया, बताओ जल्दी से। नारंगी यानी कि आप कह दो ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी, तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। 20 नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान, वही ट्रिक लिख लो ना, बस ट्रिक याद रख लो। बीबी रॉय जीवी 0 1 2 3 4 5 6। रेड के लिए तो रेड के सामने 2 है तो आप 2 लगा दो। 20 नंबर सवाल का जवाब सी होगा मेरे भाई। ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपका 2 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सीधा देखने को मिल जाएगा। और 2022 में सोचने वाली बात यह है कि इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा गया था। कैसे कि नीला और पीला ऐसे करके 2 कलर दे दिया और बोला कि इसका कलर कोड लिखो, बस ऐसे लिखा था मेरे भाई। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, आ जाता है एग्जाम में। आइए प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर सवाल है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, तो अपसरित होती है। 21 का सी हो जाएगा। चलिएगा 22 नंबर सवाल है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक हो जाएगा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखो, प्रश्न यह है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा। 23 का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और ये नॉर्मल आसान सा सवाल है। देखो यहाँ पे प्रश्न है, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किस में होता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग यहाँ पे उच्च एवं अल्प प्रतिरोध दोनों के मापन में होता है। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब देखो, विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। संतुलन बिंदु कहां से प्राप्त होता है, तो आप क्या बता के चलोगे, आप बताओगे अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहां पे प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की क्या इकाई होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की जो इकाई होती है वो वेबर होती है। क्या होती है भाई, वेबर होती है। तो सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फाई बराबर बी इंटू ए होता है। अब बी क्या है, तो बी चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मात्रक वेबर बटा मीटर स्क्वायर होता है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर से इसको काट दो, बचेगा सिर्फ वेबर, तो वेबर हमने लगाया है। चलो 27 का बताओ आप लोग। प्रश्न ये है, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, तो यह उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। 28 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का क्या नियम है, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता दो, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्ट मीटर है तो इसका प्रतिरोध अनंत होता है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आदर्श ए मीटर होता तो 0 बताते, ए मीटर होता तो बहुत कम बताते। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताएंगे, चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो क्या होती है, तो भैया वो बहुत अधिक होती है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज मेरे भाई किस वैज्ञानिक ने किया था, तो यह किया था ऑस्टेड साहब ने। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा 31 का। क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न यह है कि प्लांक स्थिरांक की क्या विमा है। प्लांक कांस्टेंट, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लांक कांस्टेंट बताएंगे क्या हो जाएगा। फटाफट से 32 नंबर सवाल का जवाब, हमने तो पढ़ा है कि E बराबर एच न्यू होता है। H बराबर क्या होगा, E बटा में भी हो जाएगा, क्योंकि H क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। देखो एनर्जी के लिए आप जूल बताओगे और आवृत्ति का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। इसको हम यहाँ पे मात्रक पूछ देगा तो वो भी बता देना, इसका मात्रक जूल सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो इसका ये इनवर्स हट जाएगा तो इसका मात्रक जूल सेकंड हो गया। लेकिन हमें ये नहीं पूछा। एनर्जी के लिए हमने पढ़ा है कि ML2 और T इनवर्स 2 होता
होता है, बटा में सेकेंड इनवर्स है तो इसे हम टाइम इनवर्स लिखेंगे। इसको ऊपर कर दे तो ml2 और ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो t इनवर्स बचेगा, ml2 t इनवर्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बता दो। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है? किसी भी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण मेरे भाई बता दो, जल्दी से बताओ फटाफट से। तो यह एक सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ जल्दी से। अगला ये प्रश्न है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है, किसको बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है? तो ये चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर यहाँ पे बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बता दो। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर क्या कहलाता है? तो ये कलांतर यहाँ पे होता जो है वो 0 होता है, सही जवाब आपका ए हो जाएगा। पूरे 70 तक बने रहिएगा मेरे भाई, एक एक को याद करते चलिएगा। देखो यहाँ पे है कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा? हेनरी हो जाएगा, और हेनरी कहीं पर नहीं मिला तो डी ऑप्शन लगा दो, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, किसमें? एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है प्रतिरोध में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों क्लास को आप लोग लाइक जरूर करते चलिएगा, क्योंकि भूल जाते हो आप लोग। एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो जितने साथी नए नए जुड़ रहे हो, और कमेंट में बताना हाँ भैया आज हम पहली बार आपके क्लास में आए हैं, ये बात जरूर लिखिएगा कमेंट में, क्योंकि हमें भी तो पहचानना जरूरी है ना। चलो बता दो यहाँ पे क्या होगा, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो वोल्टेज घटती है। चलो 40 नंबर सवाल यहाँ पे है, सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है? सबसे अधिक आवृत्ति होती है गामा किरणों की, करेक्ट आंसर आपका ए होगा 40 नंबर का। 41 नंबर सवाल है, तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग है? तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में नीला पीला लाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्ध्य होता है? दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में मेरे भाई किसका अधिक तरंगदैर्ध्य होता है? तो ये यहाँ पे हो जाएगा लाल का, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बता दो। यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि ये क्या प्रदर्शित करता है भाई बता दो जल्दी से। तो ये प्रदर्शित करता है ध्रुवण को, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे। यहाँ पे प्रश्न ये है कि वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है और ये उत्तल दर्पण से बनता है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो जी यहाँ पे बता दो कि 2.42 किसका अपूर्णांक होता है? मैंने बताया था हीरा का अपूर्णांक 2.42 होता है, और ये सभी के अपूर्णांक से सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा पदार्थों में सबसे अधिक यही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रश्न है किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक उल्टा ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे। 47 नंबर सवाल है, कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तब यह कैसा हो जाता है? कांच का एक अवतल लेंस है जिसे जल में डुबाया जाता है तो ये कैसा हो जाएगा? ये कम अपसारी हो जाता है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब आप लोग बताएंगे। जब श्वेत प्रकाश की किरण एक लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है? यहाँ पे परिवर्तन होने वाला बात है, तो ये वेग और तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन होता है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है तो क्या होता है? m बराबर 1 + d/f, ये होता है क्या? जल्दी बता दो क्या हो जाएगा फटाफट से। 1 + d/f कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? 49 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश आपने बताया 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति kg होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल आपके सामने है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? तो ये आप क्या बताओगे, फटाफट से जल्दी बता दो। प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर, तीव्रता पर, या फिर कार्यफलन पर? तो ये निर्भर करता है भैया प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो यहां पे प्रश्न है, किसी प्रिज्म पर एकवर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में कौन सी घटना होती है? कौन सी घटना होती है? तो ये विचलन होती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, कैथोड किरणों में निहित होता है। कैथोड किरणों में क्या होता है? कैथोड किरण, यहां पे ये बात आप बताओगे, तीव्र इलेक्ट्रॉनों की धारा होती है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताओ साथियों। क्लास को आप लोग एक बार जल्दी से लाइक वाइक कर दो जी। देखो यहाँ पे दिए हुए किस धातु का न्यूनतम विद्युतीय कार्यफलन होता है? न्यूनतम प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन जल्दी बता दो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे सोडियम का होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता दो आप लोग। अगला प्रश्न ये है, प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है तरंग सिद्धांत भी, क्वांटम सिद्धांत भी। क्वांटम सिद्धांत दिया गया है मैक्स प्लांक के द्वारा। किसके द्वारा? मैक्स प्लांक के द्वारा। और तरंग सिद्धांत जो है ये मेरे भाई हाइगेंस के द्वारा दिया गया है। तो ये ए और बी दोनों ही जरूरत है, आवश्यक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ यहाँ पे, इनमें कौन आवेश रहित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस? चार्जलेस फोटोन होता है। फोटोन कण चार्जलेस होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला बतागे चलो, परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में किस बल के कारण होते हैं? परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन मेरे भाई किस बल के कारण होते हैं? यहाँ पे परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। ये जो है मेरे भाई, इसकी त्रिज्या की कोटि 10⁻⁻15 मीटर होती है और परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होती है, जिसे आप 1 एंगस्ट्रम के बराबर कहते हो। तो आप हमें बता के चलो किस बल के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं? फटाफट से 57 का बताइएगा। और आप बता रहे हो भैया वो होता है कूलम्ब बल के कारण। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताएंगे। यहाँ पे प्रश्न आ चुका है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ती है? पराबैंगनी भाग में लाइमन श्रेणी पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो बताओ, विकिरण ऊर्जा की क्वांटम को क्या कहा जाता है? विकिरण ऊर्जा की क्वांटम को फोटोन कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? फोटोन कहते हैं। रिडबर्ग नियतांक का एसआई मात्रक क्या होगा? रिडबर्ग नियतांक का एसआई मात्रक मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है? मीटर इनवर्स होता है। चलो 61 है, परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा। ऐसे बना तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना है, लेकिन इसमें जो अवश्य रहेगा वो प्रोटॉन होगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताओ, सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? सूर्य की ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। आज गिनते चलना कितना सही हुआ है कितना गलत है। देखो एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक, एन टाइप का है तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पी टाइप का होता तो छिद्र बता के चलते। दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न का जवाब बता दो आप लोग, इनमें कौन सार्वत्रिक लॉजिक गेट है? नैंड गेट को सार्वत्रिक लॉजिक गेट कहा जाता है। 64 का डी करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर सवाल का जवाब है, दशमिक संख्या 54 का द्विआधारी संख्या क्या होगा? 54 का निकाल लो ना भाई मेरे, 54 का निकाल दो आप लोग। देखो ऐसे करके आप निकालो, 2 से लगा दोगे तो कितना 54 होता है? 27 दूना के 54 होता है। तो यहाँ पे शेष हमारा 0 बचा। फिर 2 से लगाओ 13 दूना के 26 हुआ, शेष यहाँ पे 1 बचा। फिर 2 से लगाओ 6 दूना 12, शेष 1 बचा। फिर 2 तिहाई 6 और शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाओ 2 कम 2 और शेष 1 बचेगा। तो नीचे से हमें ऊपर चलना है 1 1 1 1 0 1 1 0, ये से है 1 1 0 फिर 1 1 0। तो ये मैंने लिखा और द्विआधारी पूछा, 2 लगा दो 1 1 0। यहाँ पे देखो 1 1 0 फिर 1 1 0। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 65 का। चलो 66 नंबर सवाल यहाँ पे है कि द्विआधारी संख्या इतना जो दिया गया है इसका दशमिक पद्धति में क्या होगा? तो आप इसका आंसर कमेंट करके बता दो। चारों ऑप्शन में से कोई एक सही है, सभी का निकाल लेना जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग क्या करोगे? कमेंट करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइए। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि डायोड का उपयोग करते हैं किसके तरह? तो डायोड का उपयोग करते हैं किसके तरह भैया? दिष्टकारी के जैसा। क्या? यानी कि रेक्टिफायर के जैसा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा 67 का। चलो 67 का आपने डी बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला ये प्रश्न है कि लगातार बदलने वाले संकेत को क्या कहा जाता है? लगातार बदलने वाले संकेत को एनालॉग सिग्नल कहा जाता है।
69 नंबर सवाल का जवाब है मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है। मॉड्यूलन 3 प्रकार का, आयाम, आवृत्ति और कला मॉड्यूलन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बता दो। यहाँ पे है 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। 4 डायोप्टर है तो P बराबर हमने क्या पढ़ा है 1/f होता है ना। तो आप हमें बताओगे f निकालना है तो f बराबर क्या होगा 1/p होगा, और 1/p यानी कि 4p यानी कि पावर कितना 4 दिया गया है, 1/4 है 0.25 होगा, और p बराबर 1/f ये मीटर लगता है तो मीटर लगा दो। ऑप्शन नंबर क्या ए करेक्ट हो जाएगा। ओके तो इस क्लास में मैंने आपको करवाया पूरे 70 ऑब्जेक्टिव जो कि सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब आप क्या करोगे, आप अपना स्कोर कमेंट करके बताओगे, आज का क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताओगे, और साथियों क्लास को एक बार जरूर लाइक कर लीजिएगा और डेली क्लास में ज्वाइन करिएगा शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।